Hello everyone, welcome to A3 Institute and our Geography Standard Book series. I am Aditya Singh, and in this series we will build a strong conceptual understanding of geography through standard books and an exam-oriented approach. So without any further delay, let's begin today's discussion. So we were discussing precisely wildlife of India. Check wildlife of India mein we covered a majority portion. Some bit of it is left, which we'll be covering it today itself. Like birds of India. इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 2000 बर्ड स्पीशीज. आपको नंबर नहीं ध्यान रखना है ना. नियरली 3 टाइम यूरोप्स बर्ड डाइवर्सिटी. ठीक. माइग्रेटरी बर्ड्स, अब इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया विजिट केवलादेव, है ना. केवलादेव कहाँ पे है? भरतपुर. भरतपुर कहाँ पे है? एनीवन? दिस इज इन राजस्थान. ठीक. तो आप ये ध्यान रख सकते हैं. सिर्फ सेंट्रल एशिया से केवलादेव में नहीं आती, बहुत जगह आती है ना. आपके मणिपुर में आती है. आपका एक जैसे एक बहुत फेमस स्पीशीज है बर्ड की, अमूर फाल्कन, पूछा भी जा चुका है. साइबेरिया से आती है ये मणिपुर में, है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. ठीक है. तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी की डेस्टिनेशन इंडिया की अलग अलग लोकेशंस हैं. ठीक. तो सेंट्रल एशिया से माइग्रेटरी बर्ड्स हो गई. एग्जांपल आपको मैंने दो मेंशन कर दिए. स्पीशीज में आपके आ जाएंगे डक्स, क्रेन्स, सोलोज, फ्लाई कैचर्स. फ्लाई कैचर्स को कहते हैं इंडिया में दूधराज. ठीक है. फ्लाई कैचर अभी दिखाते हैं. ठीक. नेशनल बर्ड कौन सी है? इंडियन पिकॉक. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. एक्वेटिक बर्ड्स के एग्जांपल्स हैं जैसे कि फ्लेमिंगो हो गया, स्टॉर्क हो गया, हेरन, डक, ईग्रेट, कॉर्मोरेंट. ठीक. ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? एक्वेटिक बर्ड्स के. ईग्रेट का नाम आप अभी आगे सुनेंगे भी. ठीक है. कैसे ये कैटल्स के ऊपर, सपोज ये कैटल है. ठीक है. इसके ऊपर बैठी रहती है. ठीक है. इसके ऊपर बैठी रहती है अपने हंट करने के लिए, कि अपनी जो डाइट है उसको लेने के लिए इसके ऊपर बैठ के टारगेट करती है. तो ठीक है. तो ये एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे जब हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे. इन सब स्पीशीज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं, ये जब हम एनवायरमेंट कवरेज करेंगे तब इसको देखेंगे एक एक चीज को. ठीक है. तो आपकी हो गई ये एक्वेटिक बर्ड्स. देन कुछ ग्राउंड बर्ड्स जो फ्लाई नहीं करती, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक. इसका अमाउंट बहुत कम रह चुका है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. इसका मेजॉरिटी आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपकी है कहाँ पे? राजस्थान में पाई जाती है. ये करंट अफेयर्स में भी थी. ठीक है. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, एक बार गाइडलाइंस दी थी कुछ साल पहले, कि जो इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं, ओवरहेड वायर्स होते हैं, उनको सब अंडरग्राउंड किया जाए. क्यों? क्योंकि ये इम्पैक्ट कर रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैबिटेट्स को. ठीक है. तो उसको किया जाए. फिर इसको डिसीजन को ओवरराइड हो गया था, है ना. फिर इस फर्दर यूनियन मिनिस्ट्री ने इस पे कंप्लेन की थी, स्टेट मिनिस्ट्री ने भी इस पे ऑब्जेक्शन रेज की थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे फर्दर स्टे लग गया था. ठीक है. तो ये न्यूज में आपका रहता है. फिर आपका पिकॉक और पी फाउल, है ना, वाला पी फाउल, ग्राउंड बर्ड्स. जंगल फाउल आपका क्वेल हो गया, पार्ट्रिज हो गया. फिर बर्ड्स ऑफ प्रे. प्रे कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो, है ना, प्रे करती है? ईगल बहुत अच्छा एग्जांपल है. आउल, फैल्कन, है ना. फैल्कन वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव काइट, देन यू हैव केस्ट्रल. ठीक है. ये कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको मेंशन करती हैं. एक दो बस आप रीड कर लीजिएगा फॉर द मोमेंट. और कौन सी इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर्स के डिसाइड होगा, है ना, जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है. बाकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक दो एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं. ठीक. ये हमने देखा, यही है दूधराज. ठीक है. फ्लाई कैचर हमने अभी जस्ट पढ़ा था, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, है ना. ये एमपी की स्टेट बर्ड है. स्टेट बर्ड है. ठीक है. ये आप ध्यान रखिएगा. इमेज आपको इसलिए दे दी ताकि कम से कम कुछ याद रहे. ये एग्जांपल आपका कॉमन केस्ट्रेल का. ठीक है. ये भी आप ध्यान रख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ कुछ टाइमलाइन देख लेते हैं कि फॉरेस्ट्री और कंजर्वेशन की. हमने जो टाइमलाइन देखी थी, कुछ कुछ चीजें हम देख चुके हैं
1894 में फर्स्ट फॉरेस्ट्री पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी, पहली, डॉक्टर वोल्कर्स रिकमेंडेशन, नहीं पूछा जाएगा, है ना, बस आजादी के पहले हुई थी, ठीक, 1894 में। 1950 में वन महोत्सव लॉन्च हुआ था, आपका मास ट्री प्लांटेशन अक्रॉस इंडिया, ईयर नहीं पूछा जाएगा इसका भी, ठीक। इससे बेटर है वन महोत्सव भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, और अदर यू कैन आल्सो मेंशन क्या कहते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, जो नए करंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव है उनको मेंशन करिए। फिर 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, प्रिपेयर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू मीट पोस्ट पार्टीशन नीड, इसके बारे में हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, ठीक। 1976 से 1980 सोशल फॉरेस्ट्री टर्म कॉइन हुआ था, लॉन्च्ड इन 1978 में ये लॉन्च हुआ था सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, और इंटीग्रेट हुआ था किसमें, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो 1978 स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आप ध्यान रख सकते हैं, और सिक्स 5 ईयर प्लान, ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं विद रिगार्ड्स टू योर सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक। फिर 1987 से 88 में आपका आईसीएफआरई स्टैब्लिश हुआ था, ये देहरादून में, आपको देहरादून याद रखना है, ठीक। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, फॉरेस्ट एक्ट अमेंड हुआ था, मोर स्ट्रिंजेंट, अभी 2023 में अमेंड हुआ है, ठीक है। वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण, इसका नाम चेंज हो गया, एवं संवर्धन अधिनियम 2023, ये नाम बदल चुका है, ठीक। 2011 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, जिसके बाद 2012 से आपका 21 मार्च को, है ना, क्या सेलिब्रेट होता है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करिए, ठीक। रिवीजन हम लोग पूरा एक बार देख लेते हैं, जो जो चीजें आप लास्ट क्लास में एक बार जो थी कुछ, ठीक। सोशल फॉरेस्ट्री की जब डेफिनेशन आएगी, ये बेस्ट डेफिनेशन है, प्लीज आप इसी को मेंशन करिएगा, फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री टर्म किसने कॉइन किया था, इसको आप इंट्रोडक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको आप इंट्रो में यूज कर सकते हैं, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक। आईसीएफआरई का हेडक्वार्टर है देहरादून में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, ठीक है। 1980 में क्या बताया था, सबसे पहले किसकी बात हुई थी, सबसे पहले बात हुई थी कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, सबसे पहली, ठीक है। अगर फॉरेस्ट लैंड को आप डाइवर्ट कर रहे हो किसी नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए, तो इक्विवेलेंट उतना ही बराबर लैंड आपको नॉन फॉरेस्ट्री से यूज लेना पड़ेगा, और वहां पे पेड़ लगाने पड़ेंगे, सिंपल। और इसकी परमिशन कौन दे सकता है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, परमिशन कौन दे सकता है इसके लिए, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक। फिर नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी एंड कंजर्वेशन, आपकी फॉरेस्ट्री पॉलिसी आई थी 1988 में, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की बात हुई थी, पीपल पार्टिसिपेशन में भी सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे था, आपका विमेन पार्टिसिपेशन, ठीक है, विमेन पार्टिसिपेशन, और विजन कितना है, 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, वन महोत्सव हो चुका है। चिपको मूवमेंट, प्लीज इसको मेंशन करिएगा, पीपल्स मूवमेंट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फैक्ट्स हैं, एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं ध्यान रखना है, आप ये ऐसे इसको इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, इस फैक्ट को। 6.5% ग्लोबल फौना कहाँ पे, इंडिया में, ठीक। केलादेव जो राजस्थान में मेजर माइग्रेटरी बर्ड डेस्टिनेशन है, ऑलिव रिडली टर्टल्स हम कवर कर चुके हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक। मास नेस्टिंग जिसको अरेवाड़ा कहते हैं, है ना, अरेवाड़ा, ये कहाँ होती है, उड़ीसा में होता है। वन हॉर्न डायनासोरस कहाँ पे है, असम में, बेसिकली काजीरंगा के पास। गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, जो लायन के लिए, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, ये है आपका गुजरात में, ठीक। अब सोशल फॉरेस्ट्री हम देख चुके हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हम देख चुके हैं, पॉलिसी इवैल्यूएशन, इंडिया वाइल्ड लाइफ, ये सब हम पूरा कवर कर चुके हैं, रीड कर लीजिए। The next important thing that we'll be discussing is the preservation of wildlife. Preservation. ठीक है? So India is one of the world's 17 mega diverse countries. So you can use this in as an introduction. Please जब भी इस तरीके की बायोडाइवर्सिटी या इस तरीके के क्वेश्चंस आए, तो यहाँ पे आप इस फैक्ट को एज एन इंट्रोडक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
इंट्रोडक्शन के तरीके से आप बता सकते हो कि इंडिया इज वन ऑफ द 7 मेगा डाइवर्स कंट्रीज होम टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लोरा एंड फॉनल रिचनेस। ठीक। तो आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आपको जाके डीमार्केट करना है बाकी 16 कहाँ कहाँ पे मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, वो आप एक चीज आप डीमार्केट कर लेना। ठीक है, ये होमवर्क है, प्लीज कर लेना। ठीक। एंड दिस इज होम टू एक्स्ट्रॉर्डनरी फ्लोरल एंड फॉनल रिचनेस। अभी हमने इस चीज को देखा था। जब भी ये टर्म रिचनेस आए, इसको और डिटेल में हम एनवायरनमेंट में कवर करेंगे, बस अभी के लिए इसको आप समझिए इस तरीके से कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो एग्जिस्ट करती हैं, ये डिमार्केट करती हैं कि वहां पे फ्लोरल या फॉनल रिचनेस कितनी है। सिंपल। ठीक। बट बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और पोचिंग हो रही है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए, जो क्या कहते हैं, इनकी हंटिंग होती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, इसे पोचिंग कहते हैं। आपका हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस समझने की कोशिश करें तो सपोज ये एक एरिया है, यहाँ पे पूरा एक जंगल का एरिया है, पूरा मार्क कर दिया। ठीक। अब यहाँ पे हमने एक रोड क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है? एक रोड क्रिएट करनी है। ठीक। ऐसे करके ऐसे। ठीक है, इसके बीच से। तो ये वाला तो हमने जंगल का इलाका पूरा काट दिया। ठीक है, बीच में से हमने एक रोड निकाल दी। अब इसका इशू क्या होगा? इससे पहले क्या होता था, जो माइग्रेटरी स्पीशीज है, सपोज एलिफेंट, सपोज मान लिया एलिफेंट यहां से यहां तक माइग्रेट करते थे, यहां से यहां तक माइग्रेट करते थे। एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया। ठीक। अब क्या होगा? इस रोड की वजह से अब ये कहां तक लिमिटेड रहेंगे? यहां तक सिर्फ लिमिटेड रहेंगे, और ये यहां तक लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट हमने फ्रैगमेंट कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो बहुत टाइम पे अगर रोड क्रॉस करेंगे तो बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होंगे। ठीक है, अगर मेन रोड है तो हमने ऐसे बहुत सारी रोडें देखी थी जहां पे एनिमल, है ना, एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये होता है क्यों? क्योंकि यही जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम जंगलों के बीच में से है, इस तरीके से। ठीक है, और सपोज यहाँ पे आपने कोई विसिनिटी में फिर घर वर बन गए, फिर अब जो एनिमल्स होंगे यहाँ घर पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक। तो आपका हैबिटेट लॉस हो रहा है लगातार। क्लाइमेट चेंज बहुत ही मेजर थ्रेट है आपका वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, है ना, वो टॉलरेट नहीं कर, उनका टॉलरेंस लेवल, है ना, थर्मल टॉलरेंस जो होता है वो कम रहता है। अगर थर्मल टॉलरेंस कम है तो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और पेरिश करते चले जाएंगे। ठीक। तो यही सब चीजें हम लोग अभी आगे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्यों वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अर्जेंट है? बहुत ही अर्जेंट है, क्योंकि रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना। इसका एग्जाम्पल आप करंट एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, इंडिया का एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हसदेव अरांड फॉरेस्ट। हसदेव अरांड फॉरेस्ट है, ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पे है। तो ये लगातार यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। असम में ऐसे बहुत सारे ऐसे फॉरेस्टेड रीजन्स हैं, है ना। रिसेंटली आपका बैरनीहाट आपका न्यूज में था। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हम देख चुके हैं। ठीक। इसकी वजह से आपके जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हो गए वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा आपके कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? आपका पोचिंग हो गया। ठीक। पोचिंग हो गया, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंटिन्यू टू डेसिमेट वल्नरेबल स्पीशीज, लगातार कम होती जा रही है। फिर और फैक्टर्स जैसे कि पोल्यूशन हो गया, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो गए, ये पूरे के पूरे क्रिटिकल इकोसिस्टम को ही बर्बाद कर देते हैं। ठीक। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा जो हैबिटेट्स हैं वो बहुत तेजी से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उनकी स्पीशीज प्रॉपरली अडेप्ट नहीं कर पा रही, स्पेशली दोज स्पीशीज जिनका थर्मल टॉलरेंस कम होता है। ठीक। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी एंडेंजर्ड होती हैं जो अब लगभग दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन।
या गायब हो चुकी हैं। इसमें से एक स्पीशीज अगर मेंशन करें, जैसे कि GIBs, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज नाउ सेंट्रल टू इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है ना? डेवलपमेंट जो हो रही है वो फ्यूचर जनरेशन को इम्पैक्ट ना करे, नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, है ना? ये होती है आपकी सस्टेन, बहुत सिंपल टर्म्स में, ठीक। आपका जो ये टर्म दिया गया था 1992 समिट में, इसको ग्लोबल लेवल पे रिकग्निशन मिली थी इस टर्म को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट कवर, आपके फॉरेस्ट कवर जब डिक्लाइन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक सेकेंड। तो सबसे पहली चीज तो होगा आपका हैबिटेट लॉस, लगातार आपके हैबिटेट लूज आउट करते चले जाएंगे। अगर फॉरेस्ट को लेट्स से एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया जा रहा है या अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, तब दे लीव एनिमल्स विदाउट शेल्टर या फूड, ठीक है। एनिमल्स के पास शेल्टर नहीं होगा, फूड नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपका हैबिटेट लॉस। दूसरा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, अभी हमने जस्ट देखा था। एनिमल्स एंक्रोच करेंगे कहाँ पे? ह्यूमन सेटलमेंट्स पे, ठीक है। जैसे जैसे उनके नेचुरल श्रिंक्स होंगे, नेचुरल हैबिटेट कम होते चले जाएंगे, वो ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसके न्यूज आपकी हमेशा रहती है ना? आप देखेंगे अभी रिसेंटली लेपर्ड लेपर्ड अटैक्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना? कर्नाटका में, है ना, आपके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लेपर्ड अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंजरी होती है, आपका क्रॉप लॉस होता है, ठीक है। बहुत सारे अब जानवर होते हैं, वो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट के अराउंड अब प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको फूड मिलता है, उनको वाटर मिलता है, ठीक है। तो थ्राइव करने की पॉसिबिलिटी अब धीरे धीरे उस सेंस में अडेप्ट कर रहे हैं। इस वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक। बायोडाइवर्सिटी आपका कम होता चला जाएगा जैसे जैसे फॉरेस्ट डिक्लाइन करेंगे, ठीक है। तो लॉस ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज वीकन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, और आपका जो फूड वेब होता है वो भी वीक हो जाएगा, ठीक है। और इसेंशियली दिस इज द फूड वेब, है ना? फूड चेन और फूड वेब होता है जो फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कि लेट्स से अब यहाँ पे आपके पास पहले सपोज, है ना, यहाँ पे दो टॉप लेवल इसके ऊपर वाली लेवल पे हैं, और आपके पास चार नीचे वाली लेवल पे। अब इसके पास है कि ये वाली स्पीशीज ए हो गई और ये स्पीशीज बी हो गई, ये इसको ईट कर सकती, इसको ईट कर सकती, इसको ईट कर सकती है और इसको ईट कर सकती है। ऐसे ही सिमिलरली बी भी यही काम कर सकती है, ठीक है। अब मान ले कि ये दोनों स्पीशीज यहाँ से हट जाती हैं, तो इनके पास क्या बचेगी? सिर्फ ये दोनों स्पीशीज बचेंगी, ठीक है। तो ओवरऑल अब क्या हो जाएगा? सिर्फ ये दोनों हट गई, है ना। सपोज ये स्मॉल ए बी सी डी है, सी और डी आपकी स्पीशीज डिक्लाइन कर गई, है ना, उनकी पॉपुलेशन लेवल डिक्लाइन कर गई। तो अब आपके पास बची ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी बची, जिसको कैपिटल ए कैपिटल बी खाएंगी, ठीक है। तो अब इनके पास नंबर ऑफ फूड प्रोस्पेक्ट कम हो गए, फूड प्रोस्पेक्ट कम हो जाएंगे, तो वल्नरेबिलिटी, है ना, सरवाइव करने की प्रोस्पेक्ट्स, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपका जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर स्पीशीज का बढ़ जाएगा, उन पे खतरा ज्यादा आएगा कि अगर ये भी डिक्लाइन कर गई तो इनके ऊपर ये जो ये स्पीशीज है, ये भी, इनका नंबर भी, इनका पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका फूड वेब जैसे ही वीक होगा, आपका ओवरऑल प्लांट और एनिमल स्पीशीज डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर चौथा फैक्टर, जेनेटिक इरोजन, इसको जनरली इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन होंगी तो उनके अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो लिमिटेड सेट ऑफ स्पीशीज में ही, लिमिटेड सेट ऑफ अपने आपस में ही वो मेट करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो डेवलप हो सकती थी वो अब नहीं होगी। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी तो सेम चीज क्या होगा? आपका रेजिलियंस, जो डिजीज के अगेंस्ट रेजिलियंस है ना, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो रेजिलियंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब मान ले सपोज स्पीशीज का टाइप अगर हमने ए, है ना, ए है, और सपोज ये डी हो गया, इधर डी है, इधर बी है, ठीक है।
अब किसी कारणवश, ठीक है, क्या होता है, अब कोई एक डिजीज आता है ना, और सपोज आपके पास ये डी, ए, ये सब नहीं है, आपके पास सिर्फ ए है, और एक 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 बैक्टीरिया है, सपोज एक्स, ठीक है, एक्स इम्पैक्ट करता है ए को, सिर्फ और सिर्फ ए को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक्स बैक्टीरिया आएगा तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बी होता, डी भी होता, सी भी होता तो सिर्फ ए ही खत्म होता, आपके पास फिर भी बी, डी और सी बचा रहता, ठीक है। इस बैक्टीरिया से बी, डी और सी बचा रहता। तो कहने का मतलब यह है, ये है कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतना ही ज्यादा कोई बीमारी अगर फैलती है, कोई डिजीज फैलता है, तो उसके अगेंस्ट आपका रेजिलियंस ज्यादा होगा, बचने की पॉसिबिलिटी, सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। सेम गोज विद क्लाइमेट चेंज। ऐसे सपोज ए है, ये क्लाइमेट चेंज के रेजिलियंट नहीं है, इतना टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकता, टेम्परेचर टॉलरेंस इसका कम है, ठीक है। और बी, डी, सी का टेम्परेचर टॉलरेंस ज्यादा है, ठीक है, बीडीसी का ज्यादा है। तो अगर टेम्परेचर राइज करता है और आपके पास सिर्फ ए स्पीशीज बची है, तो पूरी की पूरी आपकी स्पीशीज डिक्लाइन कर जाएगी, और आपके पास बीडीसी है नहीं, तो आपकी पूरी की पूरी स्पीशीज वाइप ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बीडीसी भी अवेलेबल होता, तो अगर ए खत्म होता तो भी आपके पास बी, डी और सी बच जाता। तो इसीलिए कहते हैं जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतना ही ज्यादा आपका रेजिलियंस होगा क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, आपका डिजीजेस के खिलाफ। इसीलिए इसीलिए एक चीज और नोट करिएगा कि मोनोकल्चर मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग हमेशा खतरनाक होती है ना, हमेशा रिस्की होती है, हमेशा क्या इंक्रीज करती है, वल्नरेबिलिटी इंक्रीज करती है, रिस्क इंक्रीज करती है। फेमस एग्जांपल अगर आपको कोट करना है, आप कुछ रीड करना चाहते हैं, तो एग्जांपल या केस स्टडी के लिए चाइना का एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। चाइना ने 50-60s में एक 50-60s की छोड़िए, अभी बात, अभी का एग्जांपल ले लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, चाइना इंसेंटिवाइज कर रही है कुछ ट्री उगाने के लिए, कुछ स्पेसिफिक ट्री उगाने के लिए इंसेंटिव्स दे रही है कि इतने आपको पैसे मिलेंगे अगर आप ये पेड़ उगाएंगे, ठीक, इंसेंटिव्स दिए। इसके बारे में भी आप रीड कर लेना और डिटेल में। तो लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वही पेड़ उगाना शुरू कर दिया चारों तरफ, क्योंकि उसके लिए पैसे मिल रहे थे सीधे सीधे, है ना, सरकार इंसेंटिव्स दे रही थी। अब और लोग यहीं तक नहीं रुके, लोग जो ऑलरेडी बाकी पेड़ भी थे, क्योंकि पैसे मिल रहे थे, बाकी पेड़ भी काट के, हटा के, जो जिसके लिए पैसे मिल रहे थे वो उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस पे पैसे मिल रहे थे, इंसेंटिव्स मिल रहे थे। अब हुआ क्या, एक डिजीज आया, ठीक है, एक डिजीज आया उसी पेड़ का, उसी पेड़ से एसोसिएटेड, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ट्री स्पीशीज पूरी वाइप ऑफ कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्यों खतरनाक चीज होती है मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर, ठीक है। तो कभी भी आप इस चीज को एंकरेज मत करिएगा अपने मेंस के आंसर्स में। इंटरव्यू की स्टेज पे मुझसे इंटरव्यू में ये चीज पूछी गई थी, ठीक है, ये मोनोकल्चर मोनोक्रॉपिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सा एक स्टोरी मुझे बताई गई थी, और उसका सोल्यूशन पूछा गया था, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन शुड ऑलवेज बी द आइडिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक। अब क्यों इंपॉर्टेंट है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ? सबसे पहली चीज, ये स्टैब्लिश हुआ था 1952 में एज द एपेक्स एडवाइजरी बॉडी ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए सबसे टॉप मोस्ट बॉडी बनाई गई वाइल्ड लाइफ, क्या कहते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। एक और चीज जो यहीं पे ध्यान रखनी है, ये बनाई गई थी अंडर, है ना, ये इसका नाम पहले था, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, इसको लेटर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था बाद में अंडर WPA 1972। पहले ऐसे बॉडी थी, है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएगी। स्टैट्यूटरी बॉडी किससे बनाई जाती है, जब एक एक्ट के अंडर ये आती है,
तो इसे क्रिएट किया गया अंदर WPA 1972। ठीक है, ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ऑन ऑल मैटर्स, सारे मैटर्स पे रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, इस तरीके से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए। दूसरी चीज ये रिकमेंड करती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ठीक, और ये प्रमोट करती है डेवलपमेंट ऑफ जूलॉजिकल गार्डन्स, पूरे इंडिया में जूलॉजिकल जूज क्रिएट किए जाए। ऑब्वियसली पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अराउंड, और गाइड्स फॉर्मुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लॉज या पॉलिसीज बनाने के लिए वो फॉर्मुलेशंस गाइड करती है। टुडे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सर्व्स दिस एपेक्स एडवाइजरी रोल अंडर द करंट लॉ। अभी करंट लॉ के अंदर ये काम होता है। अब इसमें दो चार चीजें और जो आपको ध्यान रखनी है कि एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज, रिकमेंड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो अब ध्यान से सुनिएगा, NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसका अप्रूवल चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है। किस लिए अप्रूवल चाहिए होता है? टू ऑल्टर ऑल्टर बाउंड्रीज, टू ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। बाउंड्री अगर आपको चेंज करनी है तो इसकी अप्रूवल लगेगा। इसको कौन चेयर करता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको चेयर कौन करता है? ठीक है, इसके चेयर खुद प्राइम मिनिस्टर हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कोई मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का कोई मिनिस्टर हेड नहीं करता है। इसको कौन हेड करता है? खुद प्राइम मिनिस्टर। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? ये तो ऑब्वियस पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये कुछ पॉइंट है जो ध्यान रख सकते हैं। एक एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय NBWL, है ना। कोई भी अगर इसमें अमेंडमेंट करना है तो वो एक्सपर्ट के थ्रू जाएगा। तो ये इसेंशियली क्रिएट की गई थी, एक 2003 का अमेंडमेंट आया था। WPA एक्ट है, इसका 2003 का अमेंडमेंट आया था, उससे क्रिएट की गई थी। ठीक है, 1952 में इसका पुराना वर्जन, इसका पहले नाम था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तब उससे पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, है ना। जब इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, जब इसका 1952 में जब स्टैब्लिश हुई थी, तब इसका नाम इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसेंशियली क्रिएट कब हुई है? 2003 के एक्ट के जब अमेंडमेंट हुआ, ये जो WPA 1972 एक्ट था, इसका अमेंडमेंट हुआ है 2003 में, उससे क्रिएट हुई है NBWL। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके जो प्रोविजंस होते हैं, इतने सारे जो रिकमेंडेशंस होते हैं, सारे के सारे एडवाइजरी इन नेचर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगी? एडवाइस करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए बाध्य है कि उसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसका मन है तो माने, नहीं मन है तो ना माने। ठीक है, सारे एडवाइजरी रोल होता है हर एक चीज के लिए, किस तरीके से बायोडायवर्सिटी कंजर्व की जाए, है ना, किस तरीके से आपका पॉलिसीज फ्रेम की जाए, ये सब आप डिसाइड करता है। ये सब पॉलिसीज, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं बाय NBWL। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, एक है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी किस एक्ट के थ्रू बनाया गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये भी बनाया गया है। ठीक, सो नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है आपका, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ठीक, सो ओरिजिनली अडॉप्टेड फॉर ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब तो खैर जम्मू एंड कश्मीर में भी ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो इट प्रोहिबिट्स हंटिंग फॉर ऑल प्रोटेक्टेड स्पीशीज विदाउट गवर्नमेंट ऑथराइजेशन। तो जब तक गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं करेगी तब तक हंटिंग अलाउड नहीं है। ये बैन करती है ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, कोई भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है तो उसका ट्रेड, है ना, बैन है। और कंट्रोल करती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट। इधर से उधर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो तो इस एक्ट के थ्रू आप रेगुलेट कर सकते हो उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन। जो हैबिटेट्स हैं
उसमें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपके जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको क्रिएट करने में ये सपोर्ट करता है, जैसे कि आपके नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हो गए, कम्युनिटी रिजर्व्स हो गए, कम्युनिटी रिजर्व्स, ठीक, आपके कंजर्वेशन रिजर्व्स, ठीक। तो ये सब आपके क्रिएट होते हैं थ्रू विच लेजिस्लेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसके डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू आप ये सब क्रिएट कर सकते हो, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इसमें बहुत सारे ऐसे शेड्यूल्स हैं दैट कैटेगराइज स्पीशीज बाय लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड, है ना, जिस तरीके की प्रोटेक्शन चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोवाइड होगी प्रोटेक्शन, ठीक। फिर इसका अमेंडमेंट आपका आता रहता है, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट 2023 में हुआ था, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो ये सब जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं बेसिकली किस लिए होते हैं, आपके पेनल्टीज और इंक्रीज कर दी जाती हैं ताकि ये सब चीजें पॉसिबल हो पाए। क्या पॉसिबल हो पाए? प्रोटेक्शन ऑफ दी स्पीशीज, है ना, बैन हो सके इंडेंजर्ड स्पीशीज, क्योंकि डिस्पाइट ऑल दीज लेजिस्लेशंस हमेशा कोई ना कोई लूप होल क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से ये चीज रोकी नहीं जाती। उसी की तरीके से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी पॉसिबल हो पाए। स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट, हमारे यहाँ लॉज हैं, हर चीज में एक इशू रहता है ये सबसे ज्यादा, कि कहते हैं हमारे यहाँ लॉज क्रिएटेड है बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा उन लॉज का इफेक्टिवली, या उन लॉज का, उन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, ठीक है। तो ये दोनों इश्यूज हमेशा रहते हैं हर एक चीज में, जितने भी लॉज, लेजिस्लेशन या पॉलिसीज क्रिएटेड होती हैं। एंड इम्प्रूव्ड कंट्रोल ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ठीक है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है, प्रोजेक्ट टाइगर पे प्रीलिम्स पे तो पूछा ही जा चुका है, ठीक। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक फ्लैगशिप कंजर्वेशन प्रोग्राम, है ना, ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब यहाँ पे कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। कितना परसेंट होता है वो सब अभी आपको ध्यान नहीं रखना। ये लॉन्च कब हुआ था? 1973 में, 1 अप्रैल 1973, इन रिस्पॉन्स टू कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन इन टाइगर्स। जैसे जैसे आपके टाइगर पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही थी, उसके रिस्पॉन्स में ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, ठीक। टाइगर नंबर क्यों क्रैश कर रहे हैं? हंटिंग की वजह से। पहले बहुत हंटिंग होती थी, पोचिंग, ठीक है। प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए टाइगर से ऑब्टेन जो किए जाते हैं उसके लिए पोचिंग होती थी। आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मल्टीपल रीजंस जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना, रोड साइड रोड कनेक्ट करना, आपका एक्सप्रेसवेज बनाना, आपका रेलवे पाथ बनाना, ठीक, और आपका इलीगल ट्रेड, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योर वायबल प्रोटेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टाइगर, एक टाइगर की एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन बढ़ा देना, फॉर साइंटिफिक, इकोलॉजिकल, कल्चरल, एस्थेटिक और इकोनॉमिक वैल्यूज। तो ये प्रिजर्व करता है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम, जैसे कि आपका जितने नेचुरल हेरिटेज है उनको भी प्रोटेक्ट करता है। टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल बेसिक फैक्ट है, आई होप आप बचपन से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। इस वजह से इसका कंजर्वेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये क्या सिंबलाइज करता है? हमारे नेशनल प्राइड को सिंबलाइज करता है, हमारी नेशनल प्राइड के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सिंबलाइज करता है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। और अब जो इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं, ठीक, वो ये ध्यान रखिएगा कि अभी हमने देखा था WPA 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके थ्रू एक बॉडी क्रिएट की गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। कौन सी बॉडी? स्टैट्यूटरी, एक बॉडी क्रिएट की गई थ्रू दिस लेजिस्लेशन। कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये ध्यान रखिएगा, NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, बाकी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बनाया स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल।
इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और एनटीसीए कौन सी मंत्रालय के अंडर आता है? एनी गेसेस? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसको हेड कौन करता था? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को हेड करता था, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में पैरेलल देख लेते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये पीएम के द्वारा हेडेड थी, बट हालांकि ये भी आती कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर थी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बट एनटीसीए ये आता है भले ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, बट इसको हेड कौन करता है? यही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यहीं का कोई एक मिनिस्टर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का। ठीक है, इसको पीएम हेड नहीं करते हैं, इसको पीएम हेड नहीं करते हैं एनटीसीए को। पीएम किसको हेड करते हैं? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हेड करते हैं एनटीसीए को। आगे बढ़ते हैं। टाइगर पॉपुलेशन ट्रेंड अगर हम देखें तो 1979 में लगभग 711 टाइगर थे, फिर लगातार इंक्रीज करते गए। आपको सारे फिगर्स नहीं ध्यान रखने, ये सब फिगर्स आपको ध्यान नहीं रखने। अगर चाहो तो आप इनिशियल ये फिगर आप ध्यान रख सकते हो मेंस में लिखने के लिए। और अभी जो लेटेस्ट टाइगर सेंसस हुआ था 2022 में, जो टाइगर सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग अभी हैं लगभग 3000 टाइगर्स हैं। 3167 है प्रेसाइज, आप 3000 के रफली अराउंड कर सकते हो। अभी अगला टाइगर सेंसस इसी साल होना है 2026, तो जब ये आएगा तो उसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो टाइगर्स की जो नंबर्स है पहले, इससे पहले लगातार डिक्लाइन कर रही थी, इसी वजह से आपको प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया था। बहुत सारी मेथड्स हम लोग यूज करते हैं इसमें, बहुत सारी एनालिसिस, हैबिटेट असेसमेंट, प्री एस्टिमेशन, है ना। अभी 1.71 2010 में था, अभी इस वक्त प्रेजेंटली लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग आपका 3000 टाइगर्स हैं। ठीक है, टाइगर, लेकिन एक इशू अभी भी रहता है कि टाइगर का जो हैबिटेट है वो लगातार अभी भी श्रिंक करता चला जा रहा है। ठीक है, लगातार श्रिंक कर रहा है, तो ये मेन इशू है जिसकी वजह से अब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रही है। ठीक है, मैन और टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, हम लोग कई बार इसको देखते रहते हैं, मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट अब राइज कर रही है। ठीक है, टाइगर का नंबर इशू नहीं है, इशू क्या है कि अब जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो इनके हैबिटेट्स के थ्रू आ रहा है, इनकी विसिनिटी में आ रहा है। तो जैसे ही विसिनिटी में आएगा आपके नंबर ऑफ टाइगर अटैक्स बढ़ जाएंगे नॉर्मली। ठीक है, तो टाइगर सेंसस, और आपको क्या ध्यान रखना है टाइगर सेंसस से रिलेटेड, कि टाइगर सेंसस हर 4 साल बाद आता है, हर 4 साल बाद किया जाता है, कंडक्ट होता है। तो 4 साल बाद कंडक्ट होता है, हर 4 4 साल बाद टाइगर सेंसस कंडक्ट होता है। तो यूपीएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम में आपको फंसाना हो तो यहाँ 4 की जगह लिख देंगे 5। ठीक है, तो 5 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट क्या है, 4 साल बाद कंडक्ट होता है। और कौन कंडक्ट कराता है टाइगर सेंसस? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जस्ट हमने देखा था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये किसके अंडर क्रिएट की गई थी, किस एक्ट के थ्रू? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये टाइगर सेंसस कौन कंडक्ट कराता है? एनटीसीए प्राइमरली कंडक्ट कराता है इन कोलैबोरेशन, बहुत सारे अलग ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशन से, जैसे कि कौन कौन कोलैब करता है? आपका स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑब्वियस है। ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंडक्ट कराएगा। इवन आपके कंजर्वेशन एनजीओज जितने आते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टिसिपेट करती है वो है वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हेडक्वार्टर भी आपको ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? एनटीसीए। बट सिर्फ एनटीसीए नहीं है, एनटीसीए के अलावा आपके पास होता है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कोलैबोरेट करता है एनटीसीए के साथ। इसके अलावा कंजर्वेशन एनजीओज, आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? उत्तराखंड में। ठीक, टाइगर का सेंसस आपको ध्यान नहीं रखना ये नंबर्स और फिगर्स। ठीक, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है टाइगर्स? आपके सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में। बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं, एंड दैट इज प्रिसाइजली इट। आपको ये नंबर भी ध्यान नहीं रखना है, बस कंटेक्स्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। हालांकि वेस्टर्न घाट शोज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रोथ, है ना। ग्रो सब में हो रहा है, मेजोरिटी सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट्स में ग्रो किया है। ठीक, और अगर इंडिविजुअल स्टेट्स की बात करें
इंडिविजुअल स्टेट्स की बात करें तो कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर है? अभी जो टाइगर सेंसस हुआ था, टाइगर सेंसस 2022 हुआ था, इससे पहले इससे पहले तक देखा गया था कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स थे। लेकिन अब कर्नाटका को कौन ओवरटेक कर लिया है? मध्य प्रदेश। तो आपको मध्य प्रदेश और कर्नाटका ध्यान रखना, नंबर 1 पे कौन चल रहा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये बन गया है आपका टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। लगभग यहाँ पे अकेले 526 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं। और एक और टाइगर सेंसस में ध्यान चीज ये रख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं, है ना, जहां टाइगर स्पॉट ही नहीं किए गए। ठीक है, टाइगर स्पॉट ही नहीं किए गए हैं। जैसे कि आपका बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक भी टाइगर, इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, बट आपको एक टाइगर की लोकेशन भी पता होनी चाहिए। आपको आज जाके डीमार्केट करना है, जैसे कि बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, है ना, ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। और डंपा टाइगर रिजर्व, ये पूछा भी जा चुका है, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये मिजोरम में। ठीक, एग्जामिनर को कंफ्यूज करना होगा तो दे देगा कि डंपा टाइगर रिजर्व इज एसोसिएटेड विद लेट्स से मणिपुर। ठीक है, बट ये कहाँ पे है? मिजोरम में। ठीक, और एक कहाँ पे टाइगर स्पॉट नहीं किया गया है? पालामऊ टाइगर रिजर्व। पालामऊ टाइगर रिजर्व है आपका झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। और एक कुछ फैक्ट्स मैं आपको यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूँ। 3 स्टेट्स हैं, सिर्फ 3 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जहां पे टाइगर है, जहां पे टाइगर रिजर्व डीमार्केट किए गए। टाइगर है नहीं, टाइगर रिजर्व। पहला आता है आपका असम, असम। ठीक है, असम में कौन कौन से हैं? मैं आपको निम्नलिखित भी बता देता हूँ। मॉन्क, ठीक है, मॉन्क में आ गया आपका मानस टाइगर रिजर्व। ठीक है, ऑरेंज, ओरांग टाइगर रिजर्व, एक्चुअली ऑरेंज नहीं है, ओरांग है। ठीक है, नामेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नामेरी पूछा जा चुका है। फिर आपका ऑब्वियसली काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये आप निमोनिक के साथ भी याद रख सकते हैं, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा। नामेरी ध्यान रखना, ये असम में है, अरुणाचल में नहीं। एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था कि नामेरी टाइगर रिजर्व और अरुणाचल करके स्टेटमेंट बनाया था, वो गलत हो जाएगा क्योंकि नामेरी कहाँ पे है? असम में। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर के माइंडसेट में जानना है। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहां टाइगर रिजर्व्स हैं? दूसरा आ जाएगा आपका अरुणाचल, अरुणाचल। ठीक, अरुणाचल में कौन कौन से हैं आपका? इसका निमोनिक आप एनपीके याद रख सकते हैं। तो एन से हो गया नामडाफा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है नामडाफा टाइगर रिजर्व। फिर पी से आपका आ गया पक्के, पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व, पखुई टाइगर रिजर्व। और के से आपका आ गया कामलांग। ठीक है, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? अरुणाचल में आ जाएंगे। और थर्ड स्टेट, तीसरा स्टेट कौन सा है? ये है आपका मिजोरम। मिजोरम में कौन सा अभी हमने जस्ट देखा था, एक भी टाइगर नहीं जहां नहीं लोकेटेड था, स्पॉट नहीं किया गया था, वो है डंपा टाइगर रिजर्व। अभी हमने ये देखा जस्ट, है ना, ये डंपा टाइगर रिजर्व, जहां एक भी टाइगर अभी स्पॉट नहीं किया गया है इस सेंसस में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके टाइगर रिजर्व से एसोसिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स क्या है प्रोजेक्ट टाइगर के? सेलिएंट फीचर्स क्या है? सबसे पहली चीज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड किया गया था, अमेंड किया गया था एक अथॉरिटी बनाने के लिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और वहीं का आपका चेयरमैन होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से, ना कि प्रधानमंत्री। ठीक, फिर आपका इस्टेब्लिश किया गया था टाइगर और बाकी इंडेंजर्ड स्पीशीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक, और आपका नोटिफाई किया गया था टाइगर हैबिटेट, एक 16 टाइगर स्टेट्स में नोटिफाई किए गए थे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, इवन बिहार में भी। फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक मेजर्स, 100% सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड होगी आपके टाइगर रिजर्व्स के लिए, फॉर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने के लिए 100% सेंट्रल असिस्टेंस। आपके एक्स आर्मी पर्सनल, आपके लोकल फोर्स
को डिप्लॉय किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, साइंटिफिक मॉनिटरिंग होगी, साइंटिफिक मॉनिटरिंग होगी टाइगर की, टाइगर एस्टिमेशन की, को प्रेडेटर, इसके साथ कौन सा प्रेडेटर है, ठीक है, और प्रे बेस क्या है, किसको टाइगर खा सकता है। ठीक, तो इनिशियली एक एमओयू साइन किया गया था नेपाल के साथ। क्यों नेपाल के साथ? क्योंकि बाउंड्री लगती है, और हमें क्या करना है, किस चीज पे फोकस करना है, ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन, ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन, और प्रोटोकॉल विद चाइना किसके लिए, फॉर टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है, ये अब आपको ध्यान देने हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हम देख लेते हैं। अभी हमने देखे थे नामडाफा, देख लिया, नामडाफा अरुणाचल, आपका कामलांग अरुणाचल। ठीक है, तो ये आपके हो गए, है ना, नामडाफा, कामलांग हो गए, ये सब कहाँ पे हैं, अरुणाचल। अरुणाचल में एक और था, कौन सा, पक्के टाइगर रिजर्व या पखुई टाइगर रिजर्व, पक्के या पखुई। तो एनपीके हो गया आपका अरुणाचल से एसोसिएटेड, ये वाले अरुणाचल। बाकी आपका असम से एसोसिएटेड हो गया मानस, है ना, ये पक्के इधर है, ये मानस हो गया। असम में आपका मानस हो गया, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग। ठीक, मिजोरम में आपका डंपा हो गया। बक्सा कहाँ पे, यहाँ पे भी कोई टाइगर स्पॉट नहीं किया गया, ये है वेस्ट बंगाल में। बिहार में हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि। ठीक, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट है आपका, एक हो गया राजा जी, जिम कॉर्बेट, है ना, आपका पीलीभीत और दुधवा आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। धौलपुर, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये भी आपका राजस्थान में। रणथंबोर, मुकुंद हिल्स, ये सब आपके राजस्थान से एसोसिएटेड है। ठीक, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, आपका सतपुरा हो गया, है ना, वीरांगना दुर्गावती, पन्ना, बांधवगढ़, ठीक है, रानीपुर, ये चित्रकूट के पास में पड़ता है। संजय ढूबरी आपका मध्य प्रदेश। पालामऊ हम डिस्कस कर चुके हैं, एक भी टाइगर नहीं, रिजर्व नहीं, एक भी टाइगर नहीं है इस टाइगर रिजर्व में। और पालामऊ कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक, तो ये आपके कुछ टाइगर रिजर्व हो गए। अचानक मार टाइगर रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ का। कान्हा टाइगर रिजर्व, ये भी, ये है कान्हा टाइगर रिजर्व, आई एम सॉरी, कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। ठीक, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के साथ शेयर होता है। ठीक है, मेलघाट टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेलघाट टाइगर रिजर्व। ठीक, तडोबा अंधारी, ये पूछा जा चुका है, तडोबा अंधारी, ये कहाँ पे है, ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, ये है आपका महाराष्ट्र में। बाकी आपका कवाल टाइगर रिजर्व हो गया, सह्याद्री, डांडेली अंशी, ये है आपका कर्नाटका में। ठीक है, भद्रा टाइगर रिजर्व, भद्रा रिजर्वर के पास में। फिर नागरहोल, ठीक, फिर बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई, मेघमलाई, कलक्कड़, मुंडन थुरई। ठीक है, ये सब आपके जनरली तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। बाकी नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई, परम्बिकुलम और पेरियार टाइगर रिजर्व, ये सब किससे एसोसिएटेड है, केरला से। ठीक, ठीक है, बाकी आप देख लेना। आपका माधव अभी रिसेंटली ऐड किया गया, फिर माधव टाइगर रिजर्व, ये आपका आ जाता है 58th, जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो ऐड किया गया है वो माधव टाइगर रिजर्व। ठीक, इसके अलावा आपके पास तिमोर पिंगला है, ठीक है, तिमोर पिंगला ऐड किया गया है। ठीक है, और भी इस तरीके से बहुत सारे ऐड किए गए हैं। रत्ता पानी, रट्टा पानी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है आपका, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक, ये आई थिंक 57th है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अलग अलग टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, रट्टा पानी हो गया, और गुरु घासीदास, गुरु घासीदास भी ऐड किया गया था। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, ये आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये आपका गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, ये छत्तीसगढ़ में है आपका टाइगर रिजर्व। तो आपको
सबसे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं और ध्यान रखने हैं, जो एकदम अभी लेटेस्ट ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बाकी आगे का डिस्कशन विल बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट सेशन इटसेल्फ। आई होप यू लाइक टुडेज डिस्कशन। और जितने भी की पॉइंट्स और फैक्ट्स थे, प्लीज उसको एक बार अलग से नोट कर लीजिएगा। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से मैं मेंशन कर रहा हूँ, उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कीप ऑन रिवाइजिंग, ट्राई सॉल्विंग एमसीक्यूज फ्रॉम योर ओन, तब आप रियलाइज होगा कि the discussions which we are having are actually fruitful. ठीक है, so good luck, we'll meet in the next session. Till then, keep revising, keep studying. ठीक है, okay then, see you in the next session. Goodbye, Jai Hind.